अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि फीडबैक के इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं सर्किट की परफॉर्मेंस के ऊपर, और हमने वो कंटिन्यू किया था। हमने देखा था कि गेन किस तरीके से इफ़ेक्ट होता है। गेन जो है वो रिड्यूस हो गया था बाय अ फैक्टर ऑफ 1/1 + β a, या फिर 1/β a के फैक्टर से। इसके साथ साथ हमने देखा था कि इनपुट इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज हो गई थी, और आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो डिक्रीज हो गई थी। एक सिनेरियो में इस तरीके से हुआ था और दूसरे सिनेरियो में अपोजिट भी हो सकता है अगर आप फीडबैक की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट यूज़ कर रहे हो। आज हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, नॉइज़ रिडक्शन, बैंडविड्थ और गेन स्टेबिलिटी पे किस तरह फीडबैक जो है वो असरअंदाज होती है। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की बात करेंगे आज। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस अगर आप लोग याद करें तो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब क्या है, सबसे पहले ज़रा हम इस चीज़ को रिविजिट कर लें। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मतलब ये है कि आपने एक एम्पलीफायर डिज़ाइन किया फॉर सर्टेन फ्रीक्वेंसी। लेट से कि आपने कहा कि f = 100 हर्ट्ज़ के लिए ये एम्पलीफायर आपने डिज़ाइन किया है, जिस पे इसका गेन जो है वो आ जाता है आपके पास, लेट से 100 आपके पास गेन आ रहा है उसका। ठीक है। अब अगर आपका फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, जो कि फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि चेंज होगी क्योंकि सिग्नल आएगा डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर मुश्तमिल होगा, तो फ्रीक्वेंसी वुड बी चेंजिंग। तो अगर इसके फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो 100 से कम होकर 90 हर्ट्ज़ तक जाती है या फिर 110 हर्ट्ज़ तक जाती है, तो इस गेन की वैल्यू पे असर पड़ता है। इट इधर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है। और हमने ये देखा था पिछले चैप्टर में कि ये इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह से हो जाता है, किस वजह से हो जाता है। तो उसमें हमने देखा था कि देयर वर 2 मेजर पोर्शंस जो कि इस गेन को चेंज कर रहे थे। एक तो था हमारे पास जो पैसिव कंपोनेंट्स लगे हुए थे हमारे सर्किट में, यानी कि हमारे सर्किट में जो कैपेसिटर्स लगे हुए थे वो किस तरह रिस्पॉन्स करते थे। ठीक है। और अगर कोई इंडक्टर लगा होता था तो वो किस तरह करेगा। ये यूजुअली कैपेसिटर और इंडक्टर जो हैं दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन ऑफ गेन एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसीज पे जिसे से हम देखते थे कि अगर हमारे पास इनपुट पे बाईपास ब्लॉकिंग कैपेसिटर लगा हुआ है तो लोअर फ्रीक्वेंसी पे इस कैपेसिटर की इम्पीडेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती थी। इसकी इस कैपेसिटर की इम्पीडेंस इंक्रीज होने से हमारे पास जो है वो गेन रिड्यूस हो जाता था। और फिर बाद में हमने देखा था कि हायर फ्रीक्वेंसीज पर जो ट्रांजिस्टर की इंटरनल कैपेसिटेंसीज हैं या इंटरनल पैरामीटर्स हैं वो इफेक्ट करते थे गेन को एट हायर फ्रीक्वेंसीज। तो होता ये था कि हमारे पास जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज आना है तो हमारे पास गेन में भी चेंज आ जाना है। अच्छा, उसके हमने कुछ मेथड्स देखे थे कि हम इस चीज़ को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम कैपेसिटर्स वगैरह को एलिमिनेट कर दें। लाइक जिस तरह आपने देखा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, ओपैम्प में है कि इनपुट पे कोई कैपेसिटर नहीं लगा होता। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि एक एम्पलीफायर आप बना चुके हैं और उसका एक कोई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, यानी कि उसके चेंजिंग इन फ्रीक्वेंसी के साथ उसका कोई आपको चेंज इन गेन मिल रहा है, एक सर्टेन गेन मिल रहा है। हमने देखना ये कि अगर हम फीडबैक यूज़ करते हैं तो इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, ओनली बाय द हेल्प ऑफ फीडबैक। तो उसमें ये है कि की पॉइंट इसके अंदर ये है कि दिस गेन इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है आपके पास कैपेसिटर भी होते हैं और आपके पास ट्रांजिस्टर होता है, जो कि दोनों ही फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डिवाइसेस हैं। ठीक है। लेकिन जब हम फीडबैक देते हैं तो फीडबैक
सर्किट जो है हमारा, उसके अंदर यूजुअली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा था ओप एम्प की कैटेगरी में कि ये हमने ओप एम्प को जो फीडबैक दे रखी थी, ठीक है, ये सारा कुछ था, सही है। तो अब ये एम्पलीफायर गेन दे रहा है, ये गेन जो है फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, जबकि ये जो रेजिस्टर्स हैं RF और R1 ये आपको दे रहे हैं फीडबैक। रेजिस्टर जो है वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो जो आपका फीडबैक सर्किट है वो रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव होने की वजह से वो फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है। अब हमने शो ये करना है कि जैसे ही हमने फीडबैक यूज की तो ओवरऑल गेन मीन्स द AF किसके इक्वल आ जाता है, AF इज इक्वल टू A/1 प्लस बीटा A। और जिस तरह से हम एक कंडीशन लगाते हैं अक्सर के बीटा A is very large than 1, so it all becomes A/beta A, and that is approximately equal to 1/b, ठीक है। तो अगर आपने ये कंडीशन मीट की है विद फीडबैक, तो आपका जो गेन विद फीडबैक है दैट इज इक्वल टू 1/बीटा। अब ये जो बीटा है दिस इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट फंक्शन, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी चेंज होने से। तो अब हमारा गेन विद फीडबैक इज 1/बीटा। तो इस तरीके से हमारा जो गेन है दैट इज आल्सो नाउ फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो इस तरीके से आप कह लें कि हमारे जो गेन जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है हमारे एम्पलीफायर का वो इम्प्रूव हो गया, अब वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं रहा, प्रोवाइडेड दैट ये कंडीशन मीट हो रही है। अगर ये कंडीशन मीट नहीं होगी तो फिर ये फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट भी नहीं रहेगा। आप सोच रहे होंगे ये कंडीशन क्यों नहीं मीट हो रही, जब एक मरतबा हमने बीटा ए कर लिया। तो उसकी वजह ये है कि दिस ए इज स्टिल फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। लेट्स से कि हमने फ्रीक्वेंसी बहुत लो कर ली, फ्रीक्वेंसी लो करने की वजह से गेन की वैल्यू कम होना शुरू हो गई। बीटा तो कांस्टेंट है, वो हाई है, लेकिन साथ में जो मल्टीप्लायर है वो अगर आपका लो होने लग गया तो ये पूरी कंडीशन जो है वो मीट नहीं हो पाएगी। तो दैट्स वाई ये कह सकते हैं हम सेफली कि जो रेंज है फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस की वो बहुत बढ़ गई है। अब एक लार्जर रेंज में आपका जो गेन है वो 1/बीटा के इक्वल रहेगा और आपका फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक। तो ये तो बात होगी हमारी अभी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉइज रिडक्शन की। नॉइज रिडक्शन क्या होती है, आपने एम्पलीफायर वगैरह यूज़ किए हैं तो उसमें नॉइज़ भी आ रही होती है ना बाज़ों का। नॉइज़ रिडक्शन या नॉइज़ देखते हैं कि पहले आती कहाँ से। आपके पास अगर एक एम्पलीफायर है जो कि आपके सिग्नल को 10 टाइम्स एम्पलीफाई कर रहा है, इफ़ इट इज़ एम्पलीफाइंग योर सिग्नल लेट्स से 100 टाइम्स कर रहा है। 100 टाइम्स करने का मतलब है कि जो सिग्नल आएगा सिग्नल को भी ये 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके आउटपुट पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और अगर कोई नॉइज़ें ऐड हो जाती है, यहाँ पे कोई छोटा मोटा नॉइज़ सिग्नल आ जाता है तो ये उसको भी 100 टाइम्स एम्पलीफाई करके नॉइज़ को आउटपुट पर दे देगा। तो इस तरीके से आपकी नॉइज़ जो है वो बहुत बढ़ गई। यानी कि आपको जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप तो उस वक्त बैकग्राउंड में कोई हल्की फुल्की सी नॉइज़ आ रही थी, आपको लगा कि तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन जब वो एम्पलीफायर के दूसरे एंड पे पहुंचेगी, स्पीकर में पहुंचेगी, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तो क्योंकि फीडबैक यूज़ करने से हमारे पास जो है वो गेन यानी कि जो 100 का फैक्टर है ये रिड्यूस हो रहा है। लेट से आपने इसको गेन को कम कर दिया 10, तो आपके पास नॉइज़ भी जो है वो सिर्फ 10 टाइम्स इंक्रीज़ होगी, वो 100 टाइम्स इंक्रीज़ नहीं होगी, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा जो आउटपुट सिग्नल है वो भी सिर्फ 10 टाइम्स ही इंक्रीज होगा। तो अब हम ये कहते हैं कि जी नॉइज़ रिडक्शन हो गई। सो द टर्म इज़ बेसिकली नॉट करेक्ट,
क्योंकि बात तो तब हो ना कि नॉइज़ रिड्यूस हो जाए और सिग्नल रिड्यूस ना हो, तब मज़ा है। लेकिन अभी तो हम देखते हैं कि नॉइज़ भी कम होती है और सिग्नल भी कम हो जाता है। हाउएवर नॉइज़ में इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है और सिग्नल में इफ़ेक्ट ज़रा कम फील होता है। वो क्यों ऐसा होता है? बेसिक सी मैथमेटिकल की बात है कि मल्टीप्लायर आप ऐड कर रहे हैं ना, सिग्नल आपके पास यूजुअली हमेशा ज़्यादा होगा। लेट्स से सिग्नल आपके पास 10 मिली वोल्ट का था, जबकि नॉइज़ जो है वो आपके पास 1 मिली वोल्ट की थी। इनिशियली आपका गेन 100 था, तो आपके पास जो आउटपुट सिग्नल था वो आ रहा था आपके पास 1000 मिली वोल्ट यानी कि 1 वोल्ट, और नॉइज सिग्नल जो था वो 100 मिली वोल्ट आ रहा था। सही है। अब आपने क्या किया कि 10 कर दिया दोनों को। एज रिजल्ट हुआ ये कि ये आपके पास रिड्यूस होके 100 मिली वोल्ट हो गया, और ये चीज़ रिड्यूस होके 10 मिली वोल्ट रह गई। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर 100 और 10 आर ड्रास्टिकली डिफरेंट टर्म्स होता है। 100 इज स्टिल लार्ज एंड द नॉइज इज स्टिल लो, तो ये डिफरेंस रहेगा। अब इसको हम मतलब पर्सनली मैं इसको नॉइज रिडक्शन से कंपनसेट नहीं करता, मतलब मिक्स नहीं करता। इट्स रिडक्शन इन नॉइज एज वेल एज गेन, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नॉइज की रिडक्शन हुई बट एट द एक्सपेंस ऑफ गेन। आपका गेन कम हो रहा है, नॉइज रिडक्शन हो रही है। यही वजह है कि आपके जो अच्छी क्वालिटी के साउंड सिस्टम होते हैं वो बहुत ज़्यादा लाउड वॉल्यूम नहीं क्रिएट करते। आप बाज़ार से कोई बहुत अच्छा सा JBL का या फिर बोस का ऑडियो सिस्टम लेके आएंगे तो वो इतनी ज़्यादा लाउड नॉइज़ नहीं क्रिएट करेगा जितना कि आप अगर राजा बाज़ार के किसी इलेक्ट्रिशियन का बनाया हुआ सिस्टम लेके आ जाएंगे। वो बड़ी नॉइज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा लाउड होगा, पूरे मोहल्ले को सुनाई देगी आवाज़, लेकिन उसके अंदर नॉइज़ भी ज़्यादा होगी। तीसरी चीज़ अब आ जाती है अब हमारे पास बैंडविड्थ, कि बैंडविड्थ किस तरह इंक्रीज़ हो रही है। किताब में इसका कुछ मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन किया गया, मैं आपको ज़्यादा जो है इसको ग्राफिकली ही समझा दूँगा। अगर आप देखें तो बैंडविड्थ क्या थी? बैंडविड्थ थी कि आपके पास फ्रीक्वेंसी और ये आपके पास था गेन ऑफ एम्पलीफायर। ठीक है, हमने देखा था कि लोअर फ्रीक्वेंसी पे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पे गेन ज़ीरो होता है, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो गेन जो है वो बढ़ जाता है, फिर एक स्टेडी स्टेट आ जाती है। ये हमारा वो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है जिसके नीचे ओरिजिनली हमने इसको डिज़ाइन किया है एम्पलीफायर को, और उसके बाद फिर जो है वो गेन ड्रॉप हो जाता है इस तरीके से। सही। अब हम बैंडविड्थ किस तरह से डिफाइन करते थे? बैंडविड्थ हम इस तरह डिफाइन करते थे कि जो मैक्सिमम गेन है, लेट्स से इफ दिस गेन इज 100, तो 70 पे जाके हमने कहना है कि जी ये हमारा कट ऑफ पॉइंट बना यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ गई बैंडविड्थ। इसका आपको मैं थोड़ा सा इधर से ठीक कर दूँ। ये हमारे पास इसकी बैंडविड्थ आ जाती थी। अब जब हम फीडबैक यूज़ कर रहे हैं तो असल में हम कर ये रहे हैं कि ये जो गेन है जो कि 100 तक जा रहा था, हमने उस गेन को लेट से कम करके 50 तक ले आए हम, कि हमने जो मैक्सिमम गेन अचीव कर रहे हैं वो हमने 50 कर दिया, हमने इसको यहाँ पे लिमिट कर दिया। ठीक है, अब 50 गेन के हिसाब से जब हम बैंडविड्थ करेंगे कैलकुलेट, तो अगेन हम क्या करेंगे कि 50 का 0.7% रिडक्शन को लेंगे, जो कि हो जाएगी कितनी 35 आई गेस, तकरीबन 35 तक आ जाएगा कि ये 35 पॉइंट आ गया। अब इस 35 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम कट ऑफ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कि ये हो गया। अब आप देखें तो हमारे पास जो बैंडविड्थ है वो बढ़ गई है। ये भी वही बात है कि एक्चुअली एम्पलीफायर की करैक्टरिस्टिक का पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि जो गेन हम ज़्यादा ले रहे थे हमने उस गेन को कम किया। गेन को कम करने से ऑटोमेटिकली हमारी जो बैंडविड्थ है वो इंक्रीज़ होगी। एक्चुअली कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई नहीं।
तो दिस इज सॉर्ट ऑफ डिसीविंग कि अगर आपको कोई एक एम्पलीफायर सेलर कहता है कि जी मैंने इसकी बैंडविड्थ बढ़ा दी है, जबकि असल में उसने क्या किया होता है कि एम्पलीफायर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं लाया होता, जस्ट फीडबैक बढ़ाता है, फीडबैक बढ़ाता है, गेन कम हो जाता है, गेन कम होने से बैंडविड्थ जो है वो आपके पास बढ़ जाती है। तो इसीलिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर आप लोगों ने देखना होता है ना, वो होता है गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, गेन मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो है, ये कह लें कि इसी एम्पलीफायर के आपको अगर कंपैरिजन करना है तो ये आपको ट्रू पिक्चर उसकी रिप्रेजेंट करेगी। यानी कि अगर आप ओपैम्प्स लेके आएंगे, दो ओपैम्प आप लेके आए किसी ब्रांड के, एक ए ब्रांड का ओपैम्प ले आए और दूसरा बी ब्रांड का ओपैम्प ले आए, तो आप उनकी डाटा शीट पर यू विल नॉट फाइंड बैंडविड्थ एक्चुअली, बिकॉज बैंडविड्थ इज रिलेटिव टू द गेन। तो आप उनकी डाटा शीट पर जिस चीज़ को देखेंगे और कंपेयर करेंगे वो होगा गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। आप देखेंगे कि इन दोनों की गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट किसकी ज़्यादा बेहतर है, जिसकी ज़्यादा बेहतर है वो ज़्यादा अच्छा है। गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि दिस एम्पलीफायर विल गिव यू दिस मच बैंडविड्थ एट हायर गेन्स। गेन कम करके बैंडविड्थ इंप्रूव कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि गेन भी कम ना हो और बैंडविड्थ improve हो जाए। दैट इज द राइट डायरेक्शन टू इम्प्रूव योर सर्किट ऑब्वियसली। लेकिन आप फीडबैक पढ़ रहे हैं तो यानी कि आप फीडबैक को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करें, मतलब अपने बैंडविड्थ इंक्रीज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमें इतना ज़्यादा गेन रिक्वायर्ड होता ही नहीं है जितना गेन के हमारे पास एम्पलीफायर यूजुअली दे रहे होते हैं। हम ये देख चुके हैं कि ओपैम्प जो है वो 1000 10,000 तक गेन दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गेन हमें कभी भी रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास आ गया गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट। और फाइनली जो चीज़ रहेगी वो है कि गेन स्टेबिलिटी। गेन स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव हुई? गेन स्टेबिलिटी इस तरह से इम्प्रूव हुई कि पहले देख लेते हैं कि गेन स्टेबिलिटी है क्या। गेन स्टेबिलिटी ये है कि अगर जिस तरीके से आप कहते हैं कि एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर को आप सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, सिग्नल देते हैं तो उसकी जो एम्पलीफिकेशन है वो लेट्स से 100 है। हम देख चुके हैं पहले कि एम्पलीफिकेशन जो है वो चेंज हो जाती है, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है और विद रिस्पेक्ट टू गेन इटसेल्फ भी चेंज हो जाती है। गेन इटसेल्फ क्यों चेंज हो जाती है? क्योंकि यूजुअली जो हम ट्रांजिस्टर की कर्व्स अज्यूम कर रहे होते हैं, अगर हम बीजेटी की बात करें तो हम कहते हैं कि जी ये आपकी उसकी कर्व आ रही है, बीजेटी की करेक्टरिस्टिक कर्व है। ये कर्व असल में स्ट्रेट नहीं होती, ये हमारे पास लीनियर जा रही होती है, इस तरीके से जा रही है। तो यहाँ पे जब क्यू पॉइंट होता है तो उसका स्लोप मतलब ये कह लें कि ये कर्व कुछ आइडियली तो ये कर्व इस तरीके से होनी चाहिए ना कि इस तरह से जाए और ऐसे जाए और इस तरीके से जाए कि लीनियर पोर्शन रहे, लेकिन प्रैक्टिकली ये कर्व जो है वो इतनी लीनियर नहीं होती। तो यहाँ पे इसका स्लोप कुछ डिफरेंट होता है, इस जगह पे इसका स्लोप कुछ डिफरेंट होता है और इस जगह पे इसका स्लोप कुछ डिफरेंट होता है। स्लोप डिफरेंट होने की वजह से जो इनकी आउटपुट इम्पीडेंस है वो चेंज हो जाती है। आउटपुट इम्पीडेंस चेंज होने से ट्रांजिस्टर के तो उसका एम्पलीफायर का ओवरऑल गेन भी चेंज हो जाता है। सो दैट्स वाई गेन जो है वो वेरी करता रहता है कि गेन अगर कम है और फिर गेन बढ़ता है तो वो लीनियरली नहीं बढ़ता बल्कि ड्रास्टिकली बढ़ जाता है। ये कम होने लगा है तो लीनियरली नहीं कम हो रहा, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो उसका मेजर करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप गेन लें और उस गेन का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू गेन, ठीक है। तो डी ए बाय ए ये आपका जो है वो है गेन स्टेबिलिटी फैक्टर। लेकिन जब हम बात करते हैं फीडबैक के साथ तो अब डी ए की जगह पे अब हमारे पास आ जाता है ए एफ, और ए एफ किसके इक्वल है? ए एफ होता है 1/1 प्लस बीटा ए इंटू ए। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे डी ए एफ विद रिस्पेक्ट टू ए तो हमारे पास अब ये बन जाएगा 1/√2
बीटा 1/बीटा मैं इसको इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम वो लेके आते हैं अप्रॉक्सीमेशन लेके आते हैं तो दिस थिंग वो यूजुअली गोज टू 1/बीटा इंटू ए। तो 1/बीटा डी ए बाय ए। तो आपके पास सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्किप कर गया, मतलब पूरा मैंने सेंटेंस में लिखा वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ। तो ये आपके पास होता है 1/बीटा ए, मतलब यहाँ पे मैं अलग से बता देता हूँ कि ए एफ आपके पास था 1/1 प्लस बीटा ए इंटू ए, जो कि यूजुअली हम किसके इक्वल लिख देते हैं, हम कह देते हैं कि अगर 1 प्लस बीटा ए बीटा इज़ वेरी वेरी लार्जर देन 1 तो ये सारा का सारा इक्वल हो जाता है 1/बीटा ए इंटू ए। ठीक है, और जब हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो डेरिवेटिव यहाँ पे अगर लेते हैं तो वही डेरिवेटिव यहाँ पे भी लेते हैं डी ए एफ ओवर ए एफ, तो ये आपके पास डी ए बाय ए आ जाएगा। सही, तो अब आपका जो डेरिवेटिव भी है वो भी मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, विद द टर्म 1/बीटा ए से हो रहा है। 1/बीटा ए यानी कि उसमें रिडक्शन ला रही है, तो आपके पास इस डेरिवेटिव की जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो भी रिड्यूस हो जाएगी विद द फैक्टर ऑफ 1/बीटा ए। तो यानी कि उसके अंदर चेंज कम आ रहा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गेन की स्टेबिलिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो गई है विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीडबैक सर्किट्स। नेक्स्ट जो है अब हम देखते हैं कि ये जो हमने अभी पिछली कुछ टाइप्स पढ़ी हैं कि करंट सीरीज फीडबैक होगी, या फिर आपके पास वोल्टेज शंट फीडबैक होगी, ये आपने प्रैक्टिकली सर्किट्स में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है, किस तरीके से आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो फीडबैक इस सर्किट में लगा रहे हैं आप वो कौन सी टाइप की है। हमने अभी तक ब्लॉक डायग्राम में तो पढ़ा है इसको कि अगर आपने वोल्टेज सीरीज फीडबैक देनी है तो यहाँ से आप वोल्टेज मेजर करेंगे या फीडबैक नेटवर्क को देंगे जो कि आपको सीरीज़ में यहाँ पे कनेक्शन आपने लगा देना है। ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ को हमने देखना है कि प्रैक्टिकली कैसे ये सर्किट बन रहा होता है, ब्लॉक डायग्राम नहीं। या तो हम ओप एम्प के साथ सर्किट डायग्राम देखेंगे या फिर ट्रांजिस्टर के साथ देखेंगे। आपकी किताब में ट्रांजिस्टर और ओप एम्प दोनों की दे रखी हैं, बट आई विल बी फोकसिंग मोर टूवर्ड्स ओप एम्प के। चलें दोनों को ही हम देख लेंगे थोड़ा थोड़ा सा। ठीक है, थैंक यू।